मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे बच्चों आप सब? माई सेल्फ डॉक्टर डीएन गुप्ता। और जैसे कि आपको पता है इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इस चैप्टर के अभी तक हम लोगों ने 4 लेक्चर्स लगाए हैं और जो इसके जस्ट पहले वाला लेक्चर था जो हमारा 4th लेक्चर था उसमें हम लोग ने बात करी थी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस की। उसमें हमने देखा था कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, सिनगैमी क्या है, इन सारी चीजों को हम लोग ने क्लियर कर लिया था। आज जो हमारा सेशन है बच्चों, इस सेशन में आज हम लोग बात करने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की। किसकी बात करेंगे आज हम बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की। इसमें हम देखेंगे बच्चों कि जब फर्टिलाइजेशन प्रॉपर हो जाता है, जो एम्ब्रियो सैक था, जो फीमेल गैमेटोफाइट था, जब प्रॉपर वो फर्टिलाइज हो जाता है तो इसके बाद कौन कौन से चेंजेस आपको इस एम्ब्रियो सैक के अंदर देखने को मिलते हैं या ओवरी के अंदर देखने को मिलते हैं। तो अगर हम बात करें बच्चों कि उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चरल चेंज होंगे, कौन कौन से नए स्ट्रक्चर्स बनेंगे और ये इवेंट्स कौन कौन से होते हैं जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के नाम से हम जानते हैं, जरा पहले इन इवेंट्स की बात कर लेते हैं। बच्चों जो इसमें इवेंट्स होते हैं उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है। आप जानते हैं जो सेंट्रल सेल थी उसमें फ्यूजन जो हुआ था उसको हमने क्या बोला था, ट्रिपल फ्यूजन बोला था। तो यहां पर जो एंडोस्पर्म है जब वो टिश्यू में डेवलप करेगा तो कैसे टिश्यू बनाएगा, ट्रिप्लॉइड बनाएगा। तो यहां पर हम देखेंगे कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होगा। सेकंड हम बात करेंगे एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की। एम्ब्रियो का मतलब क्या है, जब आपने देखा था कि एग सेल के साथ जब एक मेल गैमेट ने फ्यूज किया था तो क्या बना था, जाइगोट। तो जाइगोट से किस तरीके से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, तो ये भी आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के तहत। तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। फाइनली आपको पता है जब मेचुरेशन होगा ओव्यूल का, तो जब मेचुरेशन होगा ओव्यूल्स का तो ये ओव्यूल्स किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो ओवरी है बच्चों ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में। तो ये जो इवेंट्स हैं कौन कौन से, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, ओव्यूल्स का सीड में कन्वर्जन और ओवरी का फ्रूट में कन्वर्जन, इन सभी इवेंट को कलेक्टिवली बच्चों हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। क्या बोलते हैं इसको, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो सबसे पहले हम बात किसके स्टार्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे क्रम है पहला एंडोस्पर्म, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एंडोस्पर्म की। जैसे कि आप जानते हैं कि जो एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट है वो तब एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के पहले प्रोसीड्स होता है। क्यों? क्योंकि भाई जो एंडोस्पर्म है ये कैसे टिश्यू होते हैं, ट्रिप्लॉइड होते हैं, इनके अंदर बहुत फूड रिजर्व मटेरियल होता है। तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में ये क्या देते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं एम्ब्रियो का कि प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट इसका हो। क्लियर है? तो एक चीज यहां पर क्या देखने की मिली है कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट तभी स्टार्ट होता है जब एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो जाता है या उसका भी स्टार्ट हो चुका होता है। क्लियर है पॉइंट? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब एम्ब्रियो अपना डेवलपमेंट करेगा तो उसको बहुत सारा फूड रिजर्व मटेरियल और न्यूट्रिशन चाहिए होगा, तो उसको देने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। और वो फूड रिजर्व मटेरियल और जो न्यूट्रिशन है बच्चों वो कौन देता है, वो एंडोस्पर्म देता है। किसको? जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है। दूसरी चीज क्या है, जब ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो कुछ केसेस में देखा गया है कि ये एंडोस्पर्म पूरी तरह से यूज हो जाता है और कुछ केसेस में पूरी तरह से यूज नहीं होता। तो आपको दो तरीके के सीड मिलते हैं, एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, जिसको एल्ब्यूजिनस या नॉन एल्ब्यूजिनस भी बोलते हैं उनको। चलिए थोड़ा सा इसको समझते हैं क्या कह रहा है। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट प्रोसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। भाई जैसे ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा ये प्रोसीड करेगा कि भाई एम्ब्रियो भी अब डेवलप करे, क्योंकि एम्ब्रियो जब एंडोस्पर्म डेवलप हुआ है, स्टार्ट हो गया है, फूड रिजर्व मटेरियल इसके पास हो गया है, तो धीरे धीरे ये इसको एम्ब्रियो को भी प्रोवाइड करता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहता है, वाई ऐसा क्यों होता है कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल हैं वो लगातार डिवाइड करेंगे पहले, और जब लगातार डिवाइड्स करेंगे तो बहुत सारा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। तो अगर हम बात करें तो बार बार रिपीट करेंगे और डिवीजन होने के बाद जब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो फिर सेलुलराइजेशन होगा और फाइनली
जो एंडोस्पर्म है वो सेलुलर एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? क्या कह रहा है? फॉर्म्स ए, चलिए जरा थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको, और जब ये सेलुलर एंडोस्पर्म में बच्चों डेवलप होगा तो ये कैसा होगा? ये ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू में ये कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा कि यहां पर आपको दिख रहा है। ओके, चलिए फिर ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो ये ट्रिप्लॉइड सेल्स हैं, यदि हम इसकी सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, ये टिश्यू की जो सेल्स हैं वो कैसी हैं? ट्रिप्लॉइड हैं। इसमें बहुत सारा क्या फील्ड होता है बच्चों? इसमें बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल होता है। किसके लिए रिजर्व फूड मटेरियल है? जो एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है, यस, उसके लिए रिजर्व फूड मटेरियल ये होता है, और यूज्ड फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल बच्चों किसका है? एंडोस्पर्म का है। एंडोस्पर्म का जो सेल है, सेल के अंदर बहुत सारा न्यूट्रिशन और रिजर्व फूड मटेरियल होता है। अगर हम मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की बात करें, एंडोस्पर्म की बात करें डेवलपमेंट की, तो यहां पर क्या होता है कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कब बना था? जब ट्रिप्लॉइड फ्यूजन हुआ था। जब एक मेल गैमेट ने जो सेंट्रल सेल के दो पोलर न्यूक्लियाई थे उसके साथ जब फ्यूज किया था तो ट्रिप्लॉइड फ्यूजन हुआ था, उसी को हमने बोला था प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना था। अब ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या होगा? लगातार डिवाइड करेगा, लेकिन अभी सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसको हम बोलेंगे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन टू गिव राइज बहुत सारी फ्री न्यूक्लियाई बनाएगा। जब बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई बन जाएंगे तब सेलुलराइजेशन स्टार्ट होगा। तो ये जो स्टेज है, दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, इसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है जो आप गरी देते हैं, नारियल। नारियल के अंदर देखिए जो पानी भरा होता है बच्चों, वो वास्तव में क्या है? वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ही है। और जो सफेद रंग का जो केर्नल लगा होता है वो क्या हो गया है? वो सेलुलर फॉर्म में आ गया एंडोस्पर्म। उसमें क्या हुआ है? सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया है वह उन सारे सेल्स में। ठीक है, तो यहां पर पहले जब ये जो ट्रिप्लॉइड ये जो हमारा पेन था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था, इसमें बार बार डिविजन्स होंगे और फाइनली बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई बन जाएंगे। और ये जो स्टेज होता है एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट का बच्चों, इसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इसके बाद क्या होगा? सब्सिक्वेंटली अब क्या होगा? इसके बाद सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा हर न्यूक्लियस के सराउंडिंग, और जिससे क्या होगा? आपका जो एंडोस्पर्म है बच्चों वो कैसा हो जाएगा? सेलुलर एंडोस्पर्म हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सेलुलर एंडोस्पर्म हो जाएगा। और जो नंबर है फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म बिफोर सेलुलराइजेशन वेरीज ग्रेटली। बच्चों इस सेलुलराइजेशन के होने के पहले जो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से जो न्यूक्लियाई की जो संख्या थी वो डिफरेंट स्पीशीज में अलग अलग होती, ग्रेटली वैरीज करती है। वही ये चीज यहां पर बता रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है जैसे एग्जाम्पल आप देखो कि जो कोकोनट का वाटर होता है फ्रॉम टेंडर, जब ये पूरी तरह से मेच्योर नहीं है, जब आप नारियल पानी पीते हैं ना, तो जो नारियल का पानी है बच्चों वो फ्री न्यूक्लियाई एंडोस्पर्म ही है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ही है। यस, जिससे अच्छी तरह परिचित हैं। ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। और ये किसका बना होता है? मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई का। वही प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बार बार डिवाइड किया और फाइनली आपका फ्री न्यूक्लियर डिवीजन किसके फॉर्म में वहां पर दिख रहा है? टेंडर कोकोनट्स के अंदर वो दिख रहा है आपको वाटर्स के फॉर्म में। यस, चलिए। एंड सराउंडिंग व्हाइट केर्नल, और जो सफेद रंग की जो गरी होती है बच्चों वो क्या है? वही सेलुलर एंडोस्पर्म है। वो क्या है? वो सेलुलर एंडोस्पर्म है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? कुछ केस में जैसे मैंने बताया एंडोस्पर्म में आइदर बी कंप्लीटली कंज्यूम, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट कराने में कभी कभी ये जो एंडोस्पर्म है पूरा का पूरा कुर्बान हो जाता है, पूरा शहीद हो जाता है, और कुछ केस में बचा रहता है। इसका एग्जाम्पल यहां पर दिया गया है। कहता है एंडोस्पर्म या तो पूरी तरह से कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा डेवलपिंग एम्ब्रियो के द्वारा, इसका पूरा न्यूट्रिशन रिजर्व फूड मटेरियल सब कुछ ले लिया जाएगा, ये शहीद हो जाएगा। जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है बच्चों? पी जो मटर है, ग्राउंडनट जो मूंगफली है, और जो बीन्स है। यहां पर क्या होता है कि पूरा का पूरा एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, जैसी प्रॉपर सीड का फॉर्मेशन होगा एम्ब्रियो से। सेकंड केस में क्या होता है?
बिफोर सीड मेच्योरेशन, मतलब सीड मेच्योर होने के पहले पहले पूरा एम्ब्रियो इस एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लेता है। सेकंड क्या कहता है, कुछ केस में बच्चों ये बचा भी रह सकता है, परसिस्ट भी रह सकता है मेच्योर सीड में। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कैस्टर एंड कोकोनट। तो कोकोनट और कैस्टर में देखिए यहां पर एंडोस्पर्म बचा हुआ है, लेकिन ये भी यूज हो जाएगा जब सीड का डेवलपमेंट होगा, तो वहां पर भी ये एंडोस्पर्म यूज हो जाएगा एंड बी यूज अप ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। तो जब सीड का जर्मिनेशन होगा उस समय ये एंडोस्पर्म यूज हो जाएगा। चलिए तो इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं बच्चों और पॉइंट्स को हम लोग क्लियर करते हैं। यस, यहां तक हम लोग ने देख लिया था, ठीक है। ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन split open some seeds of castor, pea, beans, groundnut, fruit of coconut and look for the endosperm in each cases। आप देख सकते हैं सीड ले लीजिए कैस्टर की, पी के ले लीजिए, उसको ओपन करके देखिए वहां आपको एंडोस्पर्म मिलता है या नहीं मिलता। आप इसको प्रॉपर तरीके से वहां पर आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। चलिए देखिए, फाइंड आउट वेदर द एंडोस्पर्म इज परसिस्टेरियल, जैसे वीट है, राइस है और मेज में यहां पर एंडोस्पर्म बचा रहता है। तो कुछ केसेस में क्या है, एंडोस्पर्म बचा हुआ है। चलिए जरा इंक ले लेते हैं बच्चों। यस, तो कहां पर बचा हुआ है एंडोस्पर्म, किस केस में, वीट के केस में, राइस के केस में और मेज के केस में आपको यहां पर एंडोस्पर्म मिलेगा। अब हम बात करेंगे किसकी, एम्ब्रियो की। चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर किसकी, एम्ब्रियो की। अगर हम एम्ब्रियो के डेवलपमेंट्स की बात करें बच्चों, तो आपको पता है कि जो एग वाला था, एग और जो सिनर्जिड सेल्स थी कहां पर थी, माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ थी। तो वहीं पर जो है एग क्या हुआ है, वहां पर फर्टिलाइज किया है एक मेल गैमेट ने, उससे क्या बना था, जाइगोट, और वही जाइगोट किस में डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियो में डेवलप हो रहा है। तो एक्चुअली यहां पर क्या कह रहा है कि जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है वो कहां पर हो रहा है, एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट हो रहा है, यस, अगर एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की बात करें तो यह कहां पर हो रहा है, ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ हो रहा है। यस, कहां पर, एम्ब्रियो साइक के अंदर। एम्ब्रियो साइक का मतलब वही फीमेल गैमेटोफाइट जो ओवल्स के अंदर आप देख रहे थे, जहां पर जाइगोट सिचुएटेड है। मोस्टली आप देखिए कि मोस्ट जाइगोट डिवाइड करते हैं ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म। मोस्टली क्या होता है, जाइगोट तभी तेजी से डिवाइड करेगा बहुत सारे केसेस में, मोस्टली केसेस में जहां पर एंडोस्पर्म बन जाता है। क्यों, क्योंकि एंडोस्पर्म से ही तो उसे फूड और रिजल्ट मटेरियल और न्यूट्रिशन मिलना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, एक्चुअली ये जो है ये एक तरीके का एडाप्टेशन है। किसके लिए एडाप्टेशन है, कि भाई जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा हो तो कभी भी न्यूट्रिशन की और रिजर्व फूड मटेरियल की कमी ना हो। तो ये एडाप्टेशन होता है कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट होने के पहले ही एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो जाता है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, यद्यपि आप देखें जो सीड्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा अंतर लिए रहते हैं। अर्ली स्टेज में आप देखिए एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है, जिसको हम एम्ब्रियोजेनी बोलते हैं, वो दोनों केस में सिमिलर है। चाहे मोनोकार्ड्स का केस ले लीजिए या तो आप डाइकॉट्स का केस लीजिए। मतलब शुरुआती दौर में जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो मोनोकार्ड और डाइकॉट का बिल्कुल एक जैसा रहेगा। बाद में कुछ आपको डिफरेंस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, ये इस चीज को बताता है, डिपिक्ट्स करता है कि स्टेज ऑफ एम्ब्रियोजेनी इन द डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो। आपको पता है सबसे पहले कौन है, मोनोकार्ड है, डाइकार्ड है, सबसे पहले डाइकार्ड है, फिर है मोनोकार्ड। तो ये डिपिक्ट करता है कि किस तरीके से प्रॉपर इवोल्यूशन हुआ है, ये एम्ब्रियोजेनी इस चीज को बताती है। जब आप एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को देखेंगे बच्चों, तो ये जो जाइगोट है लगातार जब इसका डिवीजन होगा, यस, लगातार बहुत सारी सेल्स टिश्यू बनेंगे, तो ये धीरे धीरे शेप को चेंज करेगा। पहला शेप जो आपको देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले एम्ब्रियो किसमें कन्वर्ट होगा, वो कन्वर्ट होगा प्रो एम्ब्रियो में। प्रो एम्ब्रियो से फिर डेवलप किसमें हो जाएगा, ग्लोबुलर शेप में, जिसको बोलते हैं गदा शेप, हनुमान जी की गदा होती है ना, उस शेप में, ग्लोबुलर शेप में। फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा हार्ट शेप में, और फाइनली फिर ये बन जाएगा मैच्योर एम्ब्रियो। ये जो चारों जो शेप हैं, जरा शेप को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले जरा इन शेप को देखते हैं, कौन कौन सा शेप था, प्रो एम्ब्रियो था, ग्लोबुलर शेप था, और फिर क्या था, फिर था हमारा हार्ट शेप, और फिर था मैच्योर एम्ब्रियो। जरा सीड्स देखिए, जरा शेप देखिए बच्चे कहां पर दिए गए हैं, यहां पर तो है नहीं है, यस यहां पर दिए गए। चलिए देखो बच्चों,
अब यहाँ की कहानी को हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं इंक। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों, तो ये क्या था, ये एम्ब्रियो सैक था। यहाँ पर याद है आपको एंटीपोडल सेल्स थी, यस, ये बाद में डीजनरेट कर जाएंगी, है ना, जब आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये क्या था, यहाँ पर सेंट्रल सेल थी, दो सेल, सेंट्रल सेल थी, दो पोलर न्यूक्लियाई थे, फिर आपस में फ्यूज कर गए थे, फिर मेल गैमेट फ्यूज किया, तो यहाँ पर ट्रिप्लाइट क्या बन गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया, फिर ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में डेवलप हुआ। तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर बहुत सारा एंडोस्पर्म बन जाएगा। और ये जो पहले एक सेल थी, जब ये फर्टिलाइज हुई तो किसमें बदल गई, जाइगोट में बदल गई। अब यही जाइगोट तो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। ये जो एम्ब्रियो की स्टेज बन रही है, तो ये जो एम्ब्रियो की स्टेज के कन्वर्जन के लिए क्या चाहिए, रिजर्व फूड मटेरियल चाहिए। तो ये जो एंडोस्पर्म की सेल्स है बच्चों, यही तो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएंगी। ओके, और यहाँ पर जो सिनर्जिड्स है, आपको पता है जब पॉलन ट्यूब इसमें पेनिट्रेट करती है, उसी समय ये डिजनरेट हो जाती है, और एंटीपोडल भी डिजनरेट कर जाते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब क्या होगा, ये जो जाइगोट है वो धीरे धीरे कब डेवलप करना स्टार्ट करेगा, जब यहाँ पर एंडोस्पर्म सेल्स बन जाएंगी, जिससे प्रॉपर इसकी भोजन की व्यवस्था हो जाए, न्यूट्रिशन की व्यवस्था हो जाए। अब क्या होगा, सबसे पहले देखो, अब इसको अगर हम बाहर ले ले, तो ये क्या है, ये जाइगोट है, मतलब स्टेज कौन सी बच्चों, 2n की। अब जाइगोट एक सेल से कितने सेल में बदला, 2 सेल में बदला, तो हम इसको बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो। ये जो 2 सेल्स है बच्चों, इसको हम बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो से देखो किस केस में आया, ये आया ग्लोबुलर एम्ब्रियो को बोलते हैं, क्योंकि इसका जो शेप है, जैसे हनुमान जी की गदा होती है ना, वैसे ही आप शेप देखो, वैसे ही शेप है इसका पूरा, ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं ग्लोबुलर एम्ब्रियो। इसके बाद यहां पर ये कन्वर्ट हो जाता है हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो में, जैसे दिल दिख रहा है ना, आप जैसे दिल बनाते हैं ना आप लोग कागज में, यस, देखो ये हार्ट शेप है, जिसको बोलते हैं हार्ट शेप एम्ब्रियो। और फाइनली देखो, फिर ये मैच्योर हो जाएगा, तो मैच्योर हो जाने पर प्रॉपर किस में कन्वर्ट हो गया, सीड में कन्वर्ट हो गया, ये मैच्योर हो गया। तो यहां पर देखो क्या दिख रहा है, ये प्लूम्यूल्स दिख रहा है, प्लूम्यूल से क्या आएंगी, यहां से सूट टिप्स निकलेंगे, सूट सिस्टम यहां से होगा, ये रेडिकल है आपका, यस, यहां से रूट्स वगैरह निकलेंगे। ये कॉटिलिडन्स है, 2 कॉटिलिडन्स दिखाए जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये डाइकॉटिलिडनस सीड होगा, 2 कॉटिलिडन्स है ना, जिसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक लीफ। ओके, तो इस तरीके से आप देखिए प्रॉपर किस तरीके से ये एम्ब्रियो को प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है। और हमें शेप की बात करनी थी, तो सबसे पहले प्रो एम्ब्रियो आया, फिर ग्लोबुलर शेप आया, हार्ट शेप आया, और फाइनली ये मैच्योर शेप पे हमने देख लिया। चलिए अब हम उस पैराग्राफ पे पहुंचते हैं और आगे की बातों को हम लोग करते हैं। चलिए, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन हमने देखा कि किस तरह से एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है और शेप को चेंज करता जा रहा है। यहां पर आप देखो, यहां पर भी कुछ फिगर दिखाए गए बच्चों। यहां पर आपको जो 2 फिगर दिखाए गए हैं, इसके बारे में क्या कह रहा है, ये एटिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो है ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या है, लॉन्गिट्यूडल सेक्शन है एक एम्ब्रियो ऑफ ग्रासेस का, मतलब मोनोकार्ड का। अब यहां पर देखो बच्चों कि यहां पर जो डाइकॉट का जो एम्ब्रियो है, जो सीड है, आप देखो इसमें क्या चीजें आपको मिल रही हैं। यहां पर आपको मिल रहा है, जब इसको बड़ा कर लेते हैं तो चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। यस, अब दिख रहा है ना आपको। चलिए, अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखो यहाँ पे कॉटिलिडन्स की संख्या बच्चों कितनी है, 1 और 2, तो 2 कॉटिलिडन्स से मतलब ये कैसा प्लांट होगा, डाइकॉट्स का, डाइकॉट का सीड है। दूसरा ये है हमारा हाइपोकाइटिल, तो हाइपोकाइटिल का जो एंड होता है यहां पर, यस, देखो ये कन्वर्ट किस में हो जा रहा है, ये कन्वर्ट हो जा रहा है प्लूम्यूल पे, और प्लूम्यूल से क्या निकलता है, सूट सिस्टम यहीं से निकलता है। नीचे हाइपोकाइटिल का जो टिप है, यहां पर ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, रेडिकल में, तो रेडिकल से क्या निकलेगा, रूट सिस्टम निकलेगा। और यहां पर जो रूट, उसकी रेडिकल की जस्ट ऊपर क्या है बच्चों, रूट कैप है। आपको पता है रूट कैप का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है। तो यहां पर एक डाइकॉट्स का प्रॉपर फिगर दिया गया है। जरा इसको आप ऊपर करेंगे बच्चों, तो यहां पर जो फिगर है, यहां पर जो फिगर है, ये मोनोकाट का दिया गया है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है किसका, एक एम्ब्रियो ऑफ ग्रासेस का। अब जरा यहां पर एम्ब्रियो ऑफ ग्रासेस में देखें, तो यहां पर एक चीज आपको बिल्कुल नया वर्ड मिलेगा। ये वर्ड होता है बच्चों स्कुटेलम। कौन सा वर्ड है ये, स्कुटेलम। तो स्कुटेलम क्या होता है कि मोनोकार्ड के केस में
बच्चों जो कॉटिलीडन्स है उसको यहां पर हम स्कुटलम बोलते हैं, पहली चीज। सेकेंड देखिए, यहां पर आपको सूट एपेक्स मिल रहा है। सूट एपेक्स का मतलब है यहीं से सूट अराइज करेगा। इसके ऊपर सीट कवरिंग किसकी है? कोलियोप्टाइल की। यहां पर देखिए यहां पर रेडिकल है, रेडिकल के ऊपर रूट कैप है और इसके ऊपर एक प्रॉपर कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं कोलियोराइजा, और ये है इपीब्लास्ट वाला रीजन। तो यहां पर प्रॉपर दिया गया है, एक लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन दिखाया गया है प्रॉपर किसका? एम्ब्रियोग्लोसिस का। देखो बच्चों ये नेमिंग आपको आनी चाहिए। आपको पता है नीट में प्रॉपर फिगर दे देते हैं और आपसे पूछ लेते हैं कि व्हाट इज दिस, ये क्या है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अपने उस पैराग्राफ पे पहुंचते हैं जहां पर हम लोग थे। तो हम लोग ने देख लिया था ग्लोबुलर, हार्ट शेप और मैच्योर एम्ब्रियो देख लिया। चलो अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि पैराग्राफ क्या क्या बातें कह रहा है। यस, कहता है कि अगर आप टिपिकल डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो को देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहां पर एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी, दो कॉटिलिडन्स होंगे। एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर आपको जो लेवल है कॉटिलिडन्स का, वहां पर आपको क्या मिलेगा? इपिकॉटिल मिलेगा, जो कि बाद में फाइनली टर्मिनेट किसके साथ हो जा रहा है? प्लूम्यूल के साथ। और प्लूम्यूल को ही हम क्या बोलते हैं? स्टेम टिप, क्योंकि यहीं से सूट सिस्टम पूरा निकल रहा है। जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है कॉटिलिडन्स के नीचे, हम उसको बोल रहे हैं हाइपोकॉटिल, और जो इसके टर्मिनेट किससे कर रहा है? रेडिकल से, और रेडिकल या रूट टिप इसके ऊपर लगी हुई है, और जो रूट टिप है उसको कौन कवर कर रहा है? रूट कैप। तो यही सारे स्ट्रक्चर्स तो अभी हम लोग ने यहाँ पे देखे हैं। अगर यहां पर देखो डाइकॉट्स के केस में हमने क्या देखा? यही तो देखा है कि देखो ये कॉटिलिडन्स है, ये प्लूम्यूल्स है, ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है ये हाइपोकॉटिल है, ये रेडिकल है। हाइपोकॉटिल का जो टर्मिनल वाला जो पोर्शन है ये रेडिकल में कन्वर्ट हो जा रहा है। रेडिकल के ऊपर क्या है? रूट कैप है। इसके बारे में सारी चीजें बताई गई हैं। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों, यहां पर अब हम बात कर लेते हैं मोनोकॉटिलिडन्स के एम्ब्रियो की। तो यहां पर आपने क्या देखा? यहां पर सिर्फ एक कॉटिलिडन था और उस कॉटिलिडन्स को हमने क्या नाम दिया? उसको हमने बोला स्कुटलम। उसको हम लोग ने बोला स्कुटलम। देखो यहां पर क्या था? ये आप देखो, ये क्या है? ये स्कुटलम है। तो यहां पर कॉटिलिडन्स को हम क्या बोलते हैं? स्कुटलम बोलते हैं। चलिए अब थोड़ा सा ऊपर करते हैं और कुछ पॉइंट जो लिखे हुए मोनोकॉटिलिडन्स एम्ब्रियो के बारे में उसकी हम लोग प्रॉपर स्टडी कर लेते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो एम्ब्रियो होता है मोनोकॉटिलिडन्स का, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक कॉटिलिडन्स मिलती है। और जैसे ग्रास की फैमिली की हम बात करें तो जो कॉटिलिडन्स है यहां पर हम इसको बोलते हैं स्कुटलम, दैट इज सिचुएटेड टुवर्ड्स वन साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। वही एम्ब्रियोनल एक्सिस जिसके ऊपर प्लूम्यूल है और नीचे रेडिकल है, उसको बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या कह रहा है? इसके लोअर एंड पे देखिए एम्ब्रियोनल एक्सिस के, तो आपको क्या मिलेगा? जो अभी मैंने आपको दिखाया, लोअर एक्सिस पे आपको क्या मिलेगा? देखो लोअर एक्सिस पे यहां पर क्या मिल रहा है? यस, ये मिल रहा है आपको रेडिकल। रेडिकल के ऊपर क्या है? रूट कैप, और यहां पर अनडिफरेंशिएटेड सीट है जिसको हम बोलते हैं कोलियोराइजा। यही मिल रहा है और यही चीज पैराग्राफ में कह रहा है। कह रहा है इसका जो लोअर एंड है एम्ब्रियोनिक एक्सिस हैज द रेडिकल and root cap enclosed in an undifferentiated sheath, इसको हमने क्या बोला? कोलियोराइजा। चलिए हमने इसको क्या बोला बच्चों? कोलियोराइजा। कहता है जो पोर्शन है एम्ब्रियोनल एक्सिस का, कहां पर? जो जहां पर स्कुटलम का अटैचमेंट है उसके लेवल के ऊपर क्या होता है? इपिकॉटिल होता है। और जो इपिकॉटिल है वहां पर आपको देखेंगे एक सूट एपेक्स मिलेगा और कुछ लीफ प्राइमोर्डिया देखने को मिलती है जो इंक्लोज होती हैं एक हालो फोलियर स्ट्रक्चर्स के अंदर। इसी को हम बोलते हैं कोलियोप्टाइल। इसको क्या बोलते हैं? कोलियोप्टाइल। जैसे अभी हम बात करें कोलियोप्टाइल, मैंने अभी आपको दिखाया ना बच्चों, फिर से देख लो। देखो ये है आपका, यस ये है हमारा, यस ये है हमारा कोलियोप्टाइल। इसी के बारे में बात कर रहा है। पूरा इंक्लोज्ड है और लीफ प्राइमोर्डिया इसके अंदर इस तरह से आपको दिख रही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। यस, कह रहा है सोक ए फ्यू सीड्स इन वाटर, say of wheat, maize, peas, chickpeas, groundnut overnight, then split the seed and observe the various part of the embryo under seed। भाई कुछ जैसे गेहूं के ले लीजिए या आप चने के ले लीजिए, उनको पानी में भिगो दीजिए और सुबह जब वो मुलायम हो जाए तो उनको तोड़ के देखिए तो वहां पर प्रॉपर चीजें आपको कॉटिलिडन्स में मिलेगी, सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब हम फाइनली बात करते हैं बच्चों सीड की। सीड क्या है? आपको पता है जब एम्ब्रियो प्रॉपर मेच्योर हो जाता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सीड में। ठीक है, तो अब
देखिए किस तरीके से प्रॉपर चीजें यहां पर होंगी, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम सीट की बच्चों बात करें, यस सॉरी जरा सीट की हम लोग जरा बात कर लेते हैं, और एक मिनट चलो। अगर हम सीट की बात करें, यस अगर हम सीट की बात करें तो क्या कह रहा है, इन एंजियोस्पर्म में जो सीड होता है बच्चों, वो फाइनल प्रोडक्ट होता है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो अगर कोई पूछे एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या है बच्चों, तो वो है सीड। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। सीड को हम दूसरे शब्दों में फर्टिलाइज्ड ओव्यूल भी बोलते हैं। क्या प्रॉपर स्क्रीन दिख रही है, जरा मैं चेक कर लूं। ओके दिख रही है, चलिए। सीड्स आर फॉर्म इनसाइड द फ्रूट। आपको पता है एंजियोस्पर्म में फ्रूट के अंदर ही आपको सीड मिलते हैं, चाहे आम की बात कर ले या पपीते की बात कर ले, या हम किसी की भी बात करें, एंजियोस्पर्म में जो फ्रूट है उसके अंदर ही आपको सीड मिलेगा। फिर क्या कह रहा है, एक सीड जो है अगर आप टिपिकली आप इसको देखोगे तो सीड किसका किसका बना होता है, इसमें आपको मिलेंगे सीड कोट्स मिलेंगे, कॉटिलिडन्स मिलेंगे, और इसमें आपको एक एम्ब्रियोनल एक्सिस मिलेगा। यस, तीन चीजें मिल रही हैं। कौन कौन सा, एक तो मिल रहा है सीड का कोट जो सीड के ऊपर कोटिंग होगी, सेकंड मिलते हैं कॉटिलिडन्स, अगर मोनोकॉट है तो एक मिलेगा कॉटिलिडन्स, और अगर डाइकॉट है तो दो कॉटिलिडन्स मिलेगा। तीसरा जो मिल रहा है एम्ब्रियोनल एक्सिस, तो एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर क्या होता है, प्लम्यूल, और नीचे होता है रेडिकल। तो तीसरी चीज मिलती है एम्ब्रियोनल एक्सिस। अगर हम कॉटिलिडन्स की बात करें बच्चों, तो क्या कह रहा है, जो कॉटिलिडन्स होते हैं एम्ब्रियो के, वो सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं। जनरली आप देखोगे तो ये मोटे होंगे, थोड़े से फूले होंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, फूड रिजर्व होता है। जैसे लेग्यूम्स के केस में आप देखिए, मेच्योर सीड दो तरीके हो सकता है, एक तो हो सकता है नॉन एल्ब्यूमिनस और दूसरा हो सकता है एल्ब्यूमिनस। तो नॉन एल्ब्यूमिनस को हम बोलते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस। मतलब नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स का मतलब होता है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई एंडोस्पर्म बचता नहीं है, सभी का सभी पूरी तरह से यूज्ड हो जाता है। तो ऐसे सीड्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। जैसे अगर आप देखिए पूरी तरह से अगर कंज्यूम हो जा रहा है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, पी और ग्राउंडेड मटर है, मूंगफली है, वहां पर देखिए पूरा का पूरा एंडोस्पर्म यूज हो जा रहा है। कुछ होते हैं एल्ब्यूमिनस सीड, जहां पर क्या होगा, एंडोस्पर्म बचा रहेगा, रिटेन रहेगा, एंडोस्पर्म का कुछ पार्ट बचा रहता है, और ये पूरी तरह से यूज नहीं होता, नॉट कंप्लीटली यूज्ड, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, वीट, मेज, बार्ले और कैस्टर। चार एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, जो किसका एग्जाम्पल है, एल्ब्यूमिनस सीड का। और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स के एग्जाम्पल क्या थे, प्री, पी और ग्राउंडनट। तो ये एग्जाम्पल आपको बच्चों याद रखने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बन सकता है। चलिए, कह रहा है ऑकेजनली इन सम सीड, जैसे ब्लैक पीपर, बीट, यहां पर रिमेनेंट्स होता है किसका, न्यूसिलस का। न्यूसिलस याद करिए वही टिश्यू है जहां से ओव्यूल्स का डेवलपमेंट हुआ था, एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट हुआ था। तो कुछ सीड्स के अंदर आपको रिमेनेंट्स मिलेंगे किसके, न्यूसिलस के, और ये बने रहते हैं। तो ये जो रेजिड्यूअल जो परसिस्टेंट होता है न्यूक्लियस में, परसिस्टेंट जो न्यूक्लियस का है, इसे बच्चों हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। तो कोई पूछे कि पेरिस्पर्म क्या होता है सीड में, तो पेरिस्पर्म क्या होता है कि जहां से ये फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है न्यूक्लियस सेल से, वो सेल्स अभी कुछ परसिस्टेंट रहती है कुछ सीड्स के अंदर, और उसे ही बच्चों हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। ओके, चल थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और क्या कह रहा है नेक्स्ट पैराग्राफ में एनसीईआरटी क्या कहती है। इस पैराग्राफ में एनसीईआरटी कहती है कि जो इंटीग्यूमेंट्स होते हैं ओव्यूल्स के जो इंटीग्यूमेंट्स होते हैं, जो प्रोटेक्टिंग लेयर थे, वो कैसे होते हैं, हार्डन होते हैं, मतलब टफ होते हैं। और ये क्या करते हैं, अगर हम बात करें तो एक मिनट, यस, जो इंटीग्यूमेंट्स हैं ओव्यूल्स के हार्डन हैं, टफ हैं,
और प्रोटेक्टिव सीड कोट्स। तो ये क्या बनाते हैं, सीड कोट की प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देते हैं जो ओव्यूल्स का इंटीग्यूमेंट्स होते हैं। याद रखिएगा, तो ओव्यूल्स का जो इंटीग्यूमेंट्स है उसने क्या बनाया, हार्डन एस्टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट्स को बनाया। सेकंड क्या कह रहा है, जो माइक्रोपाइलिन था, अभी भी जो माइक्रोपाइल कहां था, छोटी सी वो जगह जहां पर आउटर और इनर इंटीग्यूमेंट ने जहां पर जगह छोड़ी थी वहां पर माइक्रोपाइलट इंड था। तो ये जो माइक्रोपाइल इंड है वो अभी भी स्मॉल पोर के रूप में उपस्थित रहता है सीड कोट में, और ये इस जो होल है, छोटा सा जो छिद्र है, यहां से ऑक्सीजन और वाटर सीड्स के अंदर प्रवेश करते हैं जब सीड का जर्मिनेशन होता है, ड्यूरिंग जर्मिनेशन। जब आप वाटर में सीड को डालते हैं तो सीड कहां से एंट्री करता है, इसी माइक्रोपाइल का जो छोटा सा छिद्र है इसी से एंट्री करता है, ऑक्सीजन भी इसी से एंट्री करती है। जैसे ही सीड में जैसे जैसे सीड जब मैच्योर होता है बच्चों, तो इसका जो वाटर कंटेंट है वो भी घट जाता है, रिड्यूस कर जाता है, और सीड जो है रिलेटिवली ड्राई करता है, क्योंकि सिर्फ 10 से 15% मॉइस्चर बचता है इसके पूरे मास का। ठीक है, तो जो इसका मास है उसका सिर्फ 10 से 15% मॉइस्चर ही रहता है, और इस कंडीशन में जो सीड होते हैं, ये जो जनरल जो मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी होती है एम्ब्रियो की वो कम हो जाती है क्योंकि मॉइस्चर कम हो गया, और एम्ब्रियो इस स्टेज में एक ऐसे स्टेट में एंट्री करता है जिस स्टेट को हम बोलते हैं डॉर्मेंसी या सुप्ता अवस्था, इसको बोलते हैं डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी में आपको पता है कि सीड जर्मिनेट नहीं करता है, तो डॉर्मेंसी में चला जाता है। लेकिन अगर उसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाए, अर्थात उसको वाटर मिल जाए, मॉइस्चर मिल जाए, वाटर मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, और प्रॉपर अगर इसको टेंपरेचर मिल जाए, तो ये सीड फिर जर्मिनेट कर जाता है। सीड क्या करेगा, जर्मिनेट कर जाएगा, तो दे जर्मिनेट। जैसे कि आप जानते हैं, जैसे ओव्यूल मैच्योर हुआ बच्चों, तो ओव्यूल मैच्योर होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में। जो ओवरी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में। अर्थात अगर हम बात करें तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है ओव्यूल्स का वो किस में हो जा रहा है, सीड में, और जो ओवरी किस में कन्वर्ट हो जा रही है, फ्रूट में। यस, जो वाल है ओवरी की जो वाल है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट वाल में। और जो वाल ऑफ फ्रूट है बच्चों, इसे ही हम बोलते हैं पेरिकार्प। तो व्हाट इज द पेरिकार्प, पेरिकार्प क्या है, फ्रूट की वाल है। कहां से डेवलप हो रही है, ओवरी की वाल से डेवलप हो रही है। कह रहा है कि फ्रूट्स में भी, फ्रूट कभी कभी देखिए फ्लेसी रहते हैं, फ्लेसी का मतलब गूदादार रहते हैं, जैसे गुआवा के केस में देख लीजिए, अमरूद के केस में, ऑरेंज के केस में, मैंगो के केस में, या आपको फ्रूट ड्राई भी मिलते हैं, जैसे आप ग्राउंडनट देखिए, मूंगफली देखिए, मस्टर्ड देखिए, एक्सेट्रा। तो यहां पर अंतर क्या होता है, कुछ फ्रूट आपके फ्लेसी हैं, कुछ ड्राई, ऐसा क्यों? तो यहां पर क्या होता है बच्चों कि मेनी फ्रूट्स हैव इवॉल्व्ड mechanism for dispersal of seeds. Many fruits have evolved mechanism for dispersal of seeds. Recall the classification of fruit and their dispersal mechanism that you have studied in earlier class. Class 11 में ये चीज आपको पता है कि फ्रूट के अंदर जो सीड है किस तरह से उसका डिस्पर्सल होता है, यस, किस तरीके से प्रॉपर वो एनिमल्स के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं, किस तरीके से प्रॉपर उनका फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है। Is there any relationship between number of ovules in any ovary and the number of seed present in a fruit? देखो बच्चों, आप देखते हैं मैंगो के अंदर, आप पता है आपको मैंगो है तो मैंगो के अंदर एक फ्रूट मिलता है, सॉरी मैंगो के अंदर क्या मिलता है, 1 सीड मिलता है। लेकिन अगर आप पपीता को काटें तो बहुत सारे यहाँ पर सीड रहते हैं। तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ओव्यूल्स के अंदर, सॉरी ओवरी के अंदर कितने ओव्यूल हैं, और जितने ओव्यूल फर्टिलाइज होंगे उतने उस फ्रूट के अंदर सीड आपको मिलेंगे। जैसे अगर हम बात करें यहां पर मैंगो के केस में, तो मैंगो के केस में क्या है कि मैंगो के केस में ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल है, इसलिए यहां पर सीड की संख्या क्या है, सिंगल है। अब चूंकि पपाया के केस में क्या है कि यहां पर जो आपकी ओवरी है बच्चों, ओवरी के अंदर नंबर ऑफ ओव्यूल्स हैं, तो चूंकि नंबर ऑफ ओव्यूल्स हैं इसलिए जब ओव्यूल्स फर्टिलाइज करेंगे तो नंबर ऑफ सीड बनेंगे। ओके बच्चों, तो यही लास्ट लाइन आपकी कह रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट उस पे पहुंचते हैं। मोस्ट प्लांट में क्या कह रहा है, बाय द टाइम द फ्रूट डेवलप फ्रॉम द ओवरी। मोस्टली क्या होता है, फ्रूट कहां से बच्चों डेवलप करता है, वो डेवलप करता है ओवरी से। कुछ केसेस में क्या होता है,
अदर फ्लोरल पार्ट, जो दूसरे फ्लोरल पार्ट्स हैं वो डीजनरेट कर जाते हैं फ्लावर में। अदर फ्लोरल पार्ट कौन से हैं, जैसे उसके कैलिक्स हैं, कोरोला है, वो सब क्या हो जाएंगे, डीजनरेट कर जाएंगे। एंड्रोसियम है वो डीजनरेट कर जाएगा और गिर जाएंगे। लेकिन कुछ स्पीसीज में देखिए, जैसे एप्पल के केस में, स्ट्रॉबेरी के केस में, कैजू के केस में, आप यहां पर देखेंगे कि जो थैलमस है बच्चों, वो भी फ्रूट के फॉर्मेशन में अपना कंट्रीब्यूशन करता है। और ऐसे फ्रूट्स जिसमें ओवरी के अलावा फ्लावर के अन्य पार्ट कंट्रीब्यूट करे फ्रूट को बनाने में, तो ऐसे फ्रूट को हम बोलते हैं बच्चों फॉल्स फ्रूट। तो फॉल्स फ्रूट बच्चों कौन कौन से हुए, एप्पल हुआ, स्ट्रॉबेरी हुआ और कैजू, इसीलिए हम इनको फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, मोस्टली जो मोस्ट फ्रूट जो होते हैं, हाइवर जैसे भी हो, वो सिर्फ कहां से डेवलप होते हैं, ओवरी से। और ऐसे फ्रूट को हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट्स। तो दो तरीके के फ्रूट होते हैं, फॉल्स और ट्रू। ओके बच्चों, चलिए, यद्यपि मोस्ट ऑफ द स्पीसीज में फ्रूट्स आर द रिजल्ट्स ऑफ द फर्टिलाइजेशन। फ्रूट कैसे बनते हैं, फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट्स क्या है, फ्रूट का फॉर्मेशन। लेकिन कुछ ऐसी स्पीसीज है बच्चों जहां पर फ्रूट जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन बनेगा, और ऐसे फ्रूट को हम क्या बोलते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ऐसे फ्रूट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ऐसे फ्रूट्स को हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है, ऐसे फ्रूट को हम क्या बोलेंगे, ऐसे फ्रूट को बोलेंगे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, जो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होता है। लेकिन ऐसे फ्रूट के अंदर आपको सीड देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। बनाना इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। पार्थिनोकार्पी जो है वो इंड्यूस होती है थ्रू द कुछ ग्रोथ हार्मोन्स के द्वारा बच्चों, ये पार्थिनोकार्पी प्रोसेस कराई जा सकती है। मतलब ऐसे फ्रूट का डेवलपमेंट कराया जा सकता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, और ऐसे फ्रूट के अंदर कभी भी आपको सीड देखने को नहीं मिलेंगे। और ऐसे फ्रूट्स कैसे होते हैं, सीडलेस होते हैं। क्यों सीडलेस होते हैं वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। सीड जो है ऑफर सेवरल एडवांटेजेस टू एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को ये जो सीड है बहुत सारे एडवांटेजेस देते हैं। पहला एडवांटेज क्या है, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जैसे पॉलिनेशन है, फर्टिलाइजेशन है, ये इनडिपेंडेंट ऑफ वाटर, सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल। यहां पर देखिए, ये जो सीड्स हैं, अगर हम बात करें तो चूंकि रिप्रोडक्टिव प्रोसेस से हुआ है, पॉलिनेशन हुआ है, फर्टिलाइजेशन हुआ है, तब ये सीड डेवलप करे हैं। और इनडिपेंडेंट ऑफ वाटर की भी डिपेंडेंसी थी सीड, तो जो सीड का फॉर्मेशन है वो मोर डिपेंडेबल है। यद्यपि जो सीड्स है बच्चों कुछ बेटर एडाप्टिव स्ट्रेटजीज भी रखते हैं डिस्पर्सल के लिए, न्यू हैबिटेट्स में पहुंचने के लिए, और हेल्प करते हैं स्पीसीज को, किसके लिए, फिर आगे देखते हैं, help the species to colonize in other area as they have sufficient food reserve। कुछ सीड में अगर sufficient food reserve होगा तो काफी दूर तक डिस्पर्स हो सकते हैं और वहां पर नई कॉलोनीज बना सकते हैं। Sufficient food, young seedlings are nourished until they are capable of photosynthesis on their own। भाई जो यंग सीडलिंग है, अभी जो सीडलिंग हुई, अभी जो जर्मिनेशन हुआ है सीड्स का, तो वहां पर शुरुआत में भी तो ये फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकते, तब तक ये जो न्यूट्रिशन फूड है इनके काम आता है। जो हार्ड सीड होते हैं, अगर हम हार्ड सीड कोट की बात करें बच्चों, तो जो हार्ड सीड कोट है ये क्या कर रहा है, ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रियो। तो यंग एम्ब्रियो को क्या करता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है यंग एम्ब्रियो को। Being products of sexual reproduction, they generate new genetic combination। सबसे अच्छी चीज क्या है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट है, इसलिए ये नए जेनेटिक कॉम्बिनेशंस को देता है और वेरिएशंस भी इसकी वजह से देखने को मिलते हैं। तो यस, इवोल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्या, वेरिएशंस। सीड इज द बेसिक ऑफ आवर एग्रीकल्चर। हमारे फार्मर्स के लिए सीड क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट है। जब बीज को बोएंगे तभी तो जर्मिनेट होगा। डिहाइड्रेशन, पानी की कमी, डार्मेंसी जो मेच्योर सीड्स की होती है, वो क्रूशियल फॉर स्टेज ऑफ सीड व्हिच कैन बी यूज्ड एज फूड थ्रू आउट द ईयर एंड आल्सो द रेज क्रॉप इन द नेक्स्ट सीजन। अब चूंकि डार्मेंसी की वजह से क्या हो सकता है, इनको बहुत समय तक रखा जा सकता है,
फूड के रूप में इसको यूज किया जा सकता है, और जब जरूरत हो तो फिर हम इसको बो दें खेतों में और बढ़िया नई उपज ले लें। ये एडवांटेजेस हैं। अगर आप इमेजिन करो कि एग्रीकल्चर इन द एब्सेंस ऑफ सीड, क्या एग्रीकल्चर को हम विदाउट सीड के द्वारा कर सकते हैं, या इन द प्रेजेंस ऑफ सीड विच जर्मिनेट स्टार्टिंग अवे सून आफ्टर फॉर्मेशन एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड। पता चला हमने सीड बना और तुरंत जर्मिनेट कर जाए, तो भैया एग्रीकल्चर का तो बेस ही खत्म हो जाएगा। कितना एडवांटेजेस दे रहे हैं ये। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, हाउ लॉन्ग डू द सीड्स रिमेन अलाइव आफ्टर दे आर डिस्पर्स। ये क्वेश्चंस है कि जब एक सीड बन जाता है तो कितने समय तक वो जिंदा रह सकता है, मतलब कितने समय तक वो लाइव रह सकता है। इसके बारे में बच्चों अगर बात करें तो डिफरेंट स्पीशीज में अलग अलग डाटास आपको देखने को मिले हैं। जरा ये जो ब्यूटीफुल डाटा है जो आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, जरा इसको हम समझ लेते हैं। कहा गया है कि जब ये ओल्डेस्ट जो सीड आपको देखने को मिला है वो है किसका, ल्यूपाइन का। ये क्या कह रहे हैं, ल्यूपिन का, इसको ल्यूपाइन भी बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन की अगर हम बात करें बच्चों यहां पर, ठीक है, ल्यूपिनस आर्किटस एक्सकवेटेड फ्रॉम द आर्कटिक टुंड्रा से लिया गया है। ये सबसे पुराना सीड है जो यहां से निकाला गया है। इस सीड को जर्मिनेटेड कराया गया और इससे फ्लावर्ड आए। लगभग एस्टिमेशन का रिकॉर्ड है कि 10,000 साल पुराने सीड्स को हमने जर्मिनेट कराया और जर्मिनेट होने के बाद जो प्लांट आया उसमें फ्लावर लगे। तो 10,000 साल तक भी सीड डॉर्मेंसी पीरियड में जा सकता है। एक अभी जो रिसेंट रिकॉर्ड देखने को मिला है वो 2000 साल पुराना है। तो 2000 साल पुराना एक वायबल सीड था। यस, ये किसका था, डेट पॉम का था। और फेनिक्स डैक्टाइलीफेरा इसका नाम है। ये कब मिला था, जब आर्कियोलॉजिकल एग्जामिनेशन हो रहा था हेरोड किंग के पैलेस में, नियर था डेड सी के नियर ये सीड मिला था। और जब हमने इसको बोया तो यहां से भी प्रॉपर तरीके से रूट सिस्टम प्रॉपर तरीके से अराइज हुई और प्लांट लाइव रहा। तो ये कुछ रिकॉर्ड है। पहला रिकॉर्ड 10,000 साल का है जो सबसे बड़ा है, 10,000 साल तक डॉर्मेंसी पीरियड में रहा। और दूसरा रिकॉर्ड है 2000 साल पुराना सीड भी फिर जर्मिनेट किया। अब अगर आप आफ्टर कंप्लीटिंग ब्रीफ अकाउंट देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का फ्लावरिंग प्लांट में, तो आप पाएंगे तो अटेम्प्टिंग टू कंप्रीहेंड द इनर्मस रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ सम फ्लावरिंग प्लांट। कुछ फ्लावरिंग प्लांट की जो रिप्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी होती है वो इनर्मस होती है, बहुत ज्यादा होती है। यस, हाउ मेनी एग्स आर प्रेजेंट इन एन एम्ब्रियो सो, क्योंकि जितने ज्यादा एग जो होंगे, यस, उतने ही ज्यादा एम्ब्रियो से बनेंगे। पहले एग से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। तो आप देखिए किसी फ्रूट के अंदर आपको 100 से ज्यादा 200 500 सीड्स तक मिलते हैं। तो ये क्या है, रिप्रोड्यूस करने की कितनी ज्यादा क्षमता है। जब ये सीड मैच्योर होके सॉइल में आएंगे तो प्रॉपर जर्मिनेट करेंगे। हाउ मेनी, चलो तो अब आगे देखते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़े बच्चों। यस, कंटेन वेरी, आप जानते हैं बहुत सारे फ्रूट ऐसे हैं जिसमें बहुत सारे सीड्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे ऑर्किड फ्रूट्स की अगर हम बात कर लें, उस ऑर्किड फ्रूट ऐसी ही कैटेगरी में आता है। प्रत्येक फ्रूट में आपको थाउजेंड्स ऑफ छोटे छोटे सीड्स आपको मिल जाएंगे। सिमिलर इज द केस ऑफ फ्रूट ऑफ सम पैरासिटिक स्पीशीज, जैसे ओरोबैंकी में भी और स्ट्राइगा में भी आपको इस फ्रूट के अंदर आपको हजारों सीड्स देखने को मिलते हैं। हैव यू सीन, आपने देखा है, हैव यू सीन a teeny seed of ficus। ficus का देखिए कितना छोटा सा एक सीड होता है। How large is the tree of ficus develop from that teeny seed। एक छोटे से सीड से कितना बड़ा प्लांट डेवलप होता है। How many billions of seed does each ficus tree, एक ficus tree से billions of seeds produce होते हैं। Can you imagine any other example in which such a teeny structure can produce such a large biomass over the years। इस तरीके से बच्चों हम लोग ने देखा कि किस तरीके से एक फ्रूट के अंदर कितने सारे सीड्स हैं, ये सीड्स के नंबर किस बात पे डिपेंड करते हैं, सारी चीजों को हम लोग ने क्लियर किया। अब हम लोग दो टर्म्स की बात करेंगे कि एपोमिक्सिस क्या होता है और पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है। देखो बच्चों, जब हम विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर फ्रूट को डेवलपमेंट करते हैं तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं पार्थिनोकार्पी, और उस फ्रूट को बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। जिस तरह से फ्रूट हम विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप कर सकते हैं, ठीक वैसे ही हम सीड को भी विदाउट
फर्टिलाइजेशन मतलब एक एसेक्सुअल मेथड से अगर डेवलप करें तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस का मतलब क्या हुआ, सीड का फॉर्मेशन कैसे हो, वो एसेक्सुअल मेथड से हो। कैसे हो बच्चों, एसेक्सुअल मेथड से अगर सीड का फॉर्मेशन होता है तो हम इसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। और जब इस तरीके के सीड बनते हैं तो इस सीड्स के अंदर कई एम्ब्रियो होते हैं, तो इसी घटना को हम बोलते हैं बच्चों पॉली एम्ब्रियोनी। चलो क्या कह रहा है ये हमारा जो पैराग्राफ है एनसीईआरटी का, जरा इसको पढ़ते हैं। जैसे हमने बताया यद्यपि सीड जो होता है जनरल में आर द प्रोडक्ट इसका है फर्टिलाइजेशन का, बिल्कुल सही बात है। कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, कुछ स्पीसीज जैसे एस्टरेसी और ग्रासेस में आप देखेंगे कि ये इसमें आपको एक स्पेशल मैकेनिज्म देखने को मिलेगी। क्या स्पेशल मैकेनिज्म है, यहां पर जो सीड प्रोड्यूस हो रहा है वो बिना फर्टिलाइजेशन के प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसी घटना को हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। क्या कह रहे हैं, जब फ्रूट का हम प्रोडक्शन करते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन तो हम इसको क्या बोलते हैं पार्थिनोकार्पी, और फ्रूट को क्या बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। एपोमिक्सिस जो है बच्चों क्या है, इसमें हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं जो मिमिक्स करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह ही है, लेकिन यहां पर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सीड प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हम सीड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं एपोमिक्सिस। देयर आर कुछ सेवरल और वे हैं डेवलपमेंट एपोमिक्टिक सीड्स के। कुछ स्पीसीज हैं, जैसे अगर हम बात करें जैसे डिप्लॉयड एग सेल जो होता है वो बनता है विदाउट रिडक्शन डिवीजन और डेवलप हो जाता है बच्चों किसमें, एम्ब्रियो में विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब अगर एग सेल ही अगर डिप्लॉयड है तो उसको फर्टिलाइज होने की जरूरत ही नहीं है, फिर ये फाइनली जो है ये क्या होगा, एम्ब्रियो में डेवलप करेगा और एम्ब्रियो सीड में डेवलप कर जाएगा, ये एम्ब्रियो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी को हम बोलेंगे एपोमिक्सिस। अधिकतर आप देखें एज इन मेनी सिट्रस और मैंगो के केस में क्या बता रहा है, सिट्रस और मैंगो के केस में अगर आप देखें तो यहां पर आप देखेंगे बच्चों कि वैरायटी सम ऑफ द न्यूक्लियर सेल सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक स्टार्ट डिवाइडिंग प्रोट्रूडिंग इन द एम्ब्रियो सैक एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रियोज। यहां पर आपको एक ही सीड के अंदर कई एम्ब्रियो देखने को मिलेंगे और इसी केस को हम बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। क्या बोलते हैं इसको, इसी को हम बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, क्या कह रहा है, इन सब सच स्पीसीज प्रत्येक ओव्यूल्स में मेनी एम्ब्रियोज होते हैं और अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन ए सीड, इसी को हम बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। तो दो ही चीज को हमें क्लियर करना था, एपोमिक्सिस क्या है और पॉली एम्ब्रियोनी क्या है, दोनों चीज को हम लोग ने क्लियर कर लिया। क्या कह रहा है, ऑब्जर्व द मेनी एम्ब्रियो ऑफ द डिफरेंट साइज एंड शेप फ्रॉम सीड। चलिए सारी चीजें बता रहा है, आगे देखते हैं। जो हाइब्रिड वैरायटीज होती हैं सेवरल ऑफ आवर फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप्स की आर बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टीवेटेड। जो कल्टीवेशन है हाइब्रिड्स का हैज ट्रिमेंडसली इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। आपको पता है जो भी हाइब्रिड वैरायटी है उनकी जो प्रोडक्टिविटी है बहुत ज्यादा होती है, हमारे लिए बड़ी बेनिफिशियल है। इसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही थी हाइब्रिड्स की वो क्या थी कि हाइब्रिड सीड्स हैव द प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर, कि प्रत्येक साल हमको हाइब्रिड सीड को प्रोड्यूस करना होता था। लेकिन यदि सीड्स को कलेक्टेड कर लिया जाए हाइब्रिड से आर सोन और उसको सुखाया जाए, सोख दिया जाए, तो द प्लांट्स इन द प्रोजेनी विल सेग्रीगेट एंड डू नॉट मेंटेन हाइब्रिड। तो फिर वो हाइब्रिड को मेंटेन नहीं कर पाते हैं कैरेक्टर्स को। तो जो प्रोडक्शन होता है हाइब्रिड सीड्स का वो क्या है, कॉस्टली है। इसलिए जो कॉस्ट है बच्चों हाइब्रिड सीड्स की बिकम बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है किसके, किसान के लिए। आप देखो ये जो हाइब्रिड्स हैं अगर हम इनको एपोमिक्टिक कंडीशन से करें तो फिर क्या हो जाए, किसान के लिए बहुत आसानी हो जाएगी और ये जो प्रोसेस है प्रोसेस की कॉस्ट भी बहुत घट जाएगी और लगातार हाइब्रिड वैरायटी मेंटेन रहेगी। अगर हम उसको एसेक्सुअल तरीके से अगर सीड को डेवलपमेंट करते हैं तो यहां पर सेग्रीगेशन भी नहीं होगा कैरेक्टर्स का और जो उसकी जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहेगी किसकी, हाइब्रिड प्रोजेनी की। इसलिए जो फार्मर है अगर हम बात करें बच्चों तो यहां पर क्या कह रहा है नेक्स्ट लाइन, इसलिए जो फार्मर है वो रख सकते हैं हाइब्रिड सीड्स को रेज करने के लिए न्यू क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर एंड डज नॉट हैव टू बाय हाइब्रिड सीड्स एवरी ईयर, और उनको हर साल हाइब्रिड सीड बाय करने की जरूरत नहीं होगी। कह रहा है, क्या कह रहा है, देन द फार्मर कैन कीप
on using the hybrid seed to raise new crop year after year and does not have to buy hybrid seed every year because of the, चूंकि एपोमिक्सिस की यही इंपॉर्टेंस है, हाइब्रिड सीड्स को आपको बार बार खरीदना नहीं पड़ेगा। यस, तो हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों। एक्टिव रिसर्च इज गोइंग ऑन, लगातार इस पर रिसर्च चल रही है मेनी लैबोरेटरीज में पूरी दुनिया में, ये समझने के लिए जो जेनेटिक्स है एपोमिक्सिस की और जो ट्रांसफर एपोमिक्टिक जीन्स का किस तरह से हाइब्रिड वैरायटीज में आ जाए, किस तरह से हम उसको डाल पाए। तो इस तरीके से बच्चों आज हम लोगों ने इस चैप्टर को खत्म किया। फाइनली अगर हम अब इसका समराइज वे में देख लें कि समराइज वे में क्या कह रहा है, तो वही सारी चीजें हैं जो हम लोगों ने अभी तक पूरा पढ़ा हुआ है। पहले फ्लावर्स के बारे में, फिर पॉलिन ग्रेन्स के बारे में, फिर पिस्टिल के बारे में दिया गया है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, फिर बताया गया है कि जो ओव्यूल्स है कहां पर प्रेजेंट है, ओवरी के अंदर, फिर ये फिर क्या होगा, ये जो एम्ब्रियो सैक है फाइनली फिर फर्टिलाइज करेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा। इस तरीके से प्रॉपर वही सारी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं। और फाइनली देखिए जो मैच्योर एम्ब्रियो सैक कितना है, 7 से 8 न्यूक्लिएट स्टेज है। और इस तरीके से धीरे धीरे पूरी चीजों को यहाँ पर समराइज वे में बताया गया। तो बच्चों अगर ये टॉपिक कैसा लगा आपको कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा एनसीईआरटी का आप स्टडी करना चाहते हैं मुझे कमेंट्स करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।